हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम टू लॉजिक पाठशाला। आज के इस वीडियो में हम कवर करेंगे 13 अप्रैल के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस। फ्रेंड, इस वीडियो का जो पीडीएफ है वो आप लोगों को टेलीग्राम पे मिल जाएगा, जिसका कि लिंक आपको दिया गया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे, आपको इन्फॉर्मेटिव लगे, तो प्लीज़ इसे लाइक ज़रूर करें। आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि और भी स्टूडेंट्स को हमारी वीडियोज़ का एक तरीके से रीच, एक तरीके से पहुंच हो सके। और अगर चैनल पे नए हो तो प्लीज़ आप सभी से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं एक मोटिवेशन कोट से। Everyone wants to live on top of the mountain, but all the happiness and growth occurs while you are climbing it. देखिए, हर कोई चाहता है कि वो माउंटेन के टॉप पर पहुंच जाए। इट मीन्स कि उसको एकदम सक्सेस मिल जाए, एकदम हर कोई सक्सेस चाहता ही है, देखिए, अपनी लाइफ में। लेकिन अगर आप ये देखें कि आपकी जो हैप्पीनेस, आपकी जो खुशी, आपकी जो ग्रोथ होती है ना, वो तब होती है जब आप उस माउंटेन को चढ़ रहे होते हैं। मतलब जब भी आप अपनी सक्सेस का जो भी आपका पाथ है, जो भी आपका रास्ता है, जब आप उस रास्ते को तय कर रहे होते हैं, तभी आपकी एक्चुअल डेवलपमेंट होती है, आपका एक्चुअल ग्रोथ होता है। तो उस जर्नी को एंजॉय करें। उस जर्नी में बहुत रुकावटें आती हैं, बहुत सारी परेशानियां भी आती हैं, लेकिन अगर आप आगे बढ़ना नहीं छोड़ेंगे, अगर आपने क्विट करना नहीं छोड़ा, मतलब अगर आपने क्विट नहीं किया, आप आगे बढ़ते रहे, तो देखना आप माउंटेन के टॉप पर, यानी आप सक्सेस हो जाएंगे। और आपका जो भी लक्ष्य है आपने रखा है अपनी लाइफ में, उसको आप अचीव कर लेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। देखिए, आज 13 अप्रैल है। 13 अप्रैल को आप सभी को पता है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, और ये 13 अप्रैल को हुआ था। तो इसके बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं। देखिए, ये हुआ था 13 अप्रैल 1919। बहुत ज़्यादा एग्ज़ाम में ये इसका ईयर पूछा जाता है कि ये कौन से ईयर में हुआ था। तो 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर में हुआ था, और इसे अमृतसर मैसेकर या अमृतसर नरसंहार के रूप में भी जाना जाता है। ब्रिटिश जो ट्रूप्स थी उस टाइम पे, जो उनके जनरल जनरल डायर जो थे, तो जनरल डायर की कमान के तहत जितने भी ब्रिटिश ट्रूप्स थे, उन्होंने भारत के पंजाब में अमृतसर में अनआर्म्ड इंडियंस यानी निहत्थे भारतीयों की एक भीड़ पर गोलीबारी करी थी, जिसमें काफ़ी संख्या में जो है जो इंडियंस हैं वो मारे गए थे। और इसी घटना को नाम दिया गया था जलियांवाला बाग हत्याकांड। तो आप लोगों को इसका ईयर थोड़ा सा ध्यान रखना है। अब हमने अप्रैल में देखिए अभी तक कौन कौन से डेज पढ़ी हैं। 1 अप्रैल को होता है उड़ीसा फाउंडेशन डे। 2 अप्रैल वर्ल्ड ऑटिज्म अवेयरनेस डे। उसके बाद देखिए 4 अप्रैल को होता है इंटरनेशनल डे ऑफ माइन अवेयरनेस। 5 अप्रैल को आता है नेशनल मैरीटाइम डे। 7 अप्रैल को वर्ल्ड हेल्थ डे। उसके बाद देखिए 10 अप्रैल वर्ल्ड होम्योपैथी डे। और 11 अप्रैल को सेलिब्रेट होता है नेशनल सेफ मदरहुड डे। तो हम फ्रेंड बार बार डेज के बारे में देखिए पढ़ते रहेंगे, ताकि जब हम किसी चीज़ को बार बार देखते हैं ना, बार बार पढ़ते हैं, तो वो हमें याद ज़रूर रहता है। तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से शुरू करते हैं। Who among the following has been elected as a new Prime Minister of Pakistan? आपको पता है कि पाकिस्तान में अभी कॉन्फिडेंस वोट कराया गया था, तो इमरान खान की जो पार्टी है वो नो कॉन्फिडेंस वाले वोट को लॉस कर गई, और उनको अपनी पोजीशन छोड़नी पड़ी। तो अब प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान की कौन इलेक्ट हुए हैं, ये हमें बताना है। तो सही आंसर हो जाएगा शहबाज शरीफ। ये बन गए हैं पाकिस्तान के अब नए प्राइम मिनिस्टर। तो ध्यान रखेंगे इनका नाम। और ये कब तक रहेंगे, तो अगस्त 2023 तक इनकी सरकार बनी रहेगी, जब तक वहाँ पे जनरल इलेक्शन नहीं होते, क्योंकि अगस्त 2023 में वहाँ पे इलेक्शंस होने वाले हैं, तब तक इनकी सरकार जो है वो बनी रहेगी। No prime minister has ever completed a 5-year term in office during the country's nearly 75-year history. तो ये थोड़ा सा इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, देखिए कि अभी तक की पाकिस्तान का जो 75 ईयर हिस्ट्री रही है ना, उसमें कोई भी प्राइम मिनिस्टर ऐसे नहीं है जिन्होंने अपने पूरे 5 साल कंप्लीट किए हों। 5 साल से पहले कुछ ना कुछ ऐसा होता है जिसके चलते उनकी जो पार्टी है उनको अपना पद छोड़ना पड़ता है। तो ये थोड़ा सा आप लोग ध्यान रखिएगा। पाकिस्तान की बात ही आती है, तो देखिए आपको पाकिस्तान के भी आर्मी ने 9 अप्रैल के दिन एक सक्सेसफुली परीक्षण किया सरफेस टू सरफेस मीडियम रेंज बैलिस्टिक मिसाइल शाहीन थर्ड का। इसके अलावा देखिए वेटरन पॉलिटिशियन और फॉर्मर सुप्रीम कोर्ट जज रहे हैं ये,
पाकिस्तान की ये प्रेसिडेंट भी रही। इनका नाम है रफ़ीक तरकार। इनका भी हाल ही में निधन हुआ। इसके अलावा देखिए, ग्लोबल मनी लॉन्ड्रिंग और टेररिस्ट फाइनेंसिंग वॉचडॉग FATF ने पाकिस्तान को कौन सी लिस्ट में रखा हुआ है? तो पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में रखा हुआ है। तो ये 3 न्यूज़ हमें ध्यान रखनी है पाकिस्तान से। अगर बात करें अपॉइंटमेंट्स की, क्योंकि अभी देखिए हम प्राइम मिनिस्टर की बात करते हैं, तो अभी अपॉइंटमेंट्स की हम थोड़ा सा एक बार रिवाइज कर लेते हैं। तो सर्बिया के प्रेसिडेंट के पद पर दोबारा से री इलेक्ट हुए अलेक्जेंडर वुसिक। द प्राइम मिनिस्टर ऑफ माल्टा रॉबर्ट अबेला, ये दूसरे टर्म के लिए यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर बनी हैं। इसके बाद देखिए, सरदार वर्दी मुहम्मदोव, ये तुर्कमेनिस्तान के प्रेसिडेंट इलेक्ट हुए। कैटलिन नोवाक, ये हंगरी की पहली फीमेल प्रेसिडेंट अपॉइंट हुई हैं। तो ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। जर्मनी में फ्रैंक वॉल्टर स्टेनमेयर, ये दूसरे टर्म के लिए यहाँ पे प्रेसिडेंट अपॉइंट किए गए। तो ये इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट्स हैं। सेकेंड क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द नेम ऑफ द एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल विच वॉज सक्सेसफुली लॉन्च्ड बाय DRDO। हाल ही में DRDO ने एक एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल को सक्सेसफुली लॉन्च किया है। बात करें इसका नाम, तो इसका नाम है हेलिना। ठीक है, इसका नाम आपको ध्यान रखना है, हेलिना इसका नाम रखा गया है, जिसका परीक्षण DRDO ने किया। अच्छा, कहाँ पे? तो हाई एल्टीट्यूड रेंज में पोखरण में इसका परीक्षण किया गया। तो ये आपको ध्यान रखना है कहाँ किया गया। तो 2-3 क्वेश्चन बन सकते हैं। एक तो परीक्षण किसने किया? DRDO ने किया। कहाँ किया? पोखरण में। और नाम क्या है इसका? तो इस एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल का नाम है हेलिना। द फ्लाइट टेस्ट वाज जॉइंटली कंडक्टेड बाय द टीम ऑफ साइंटिस्ट फ्रॉम DRDO, इंडियन आर्मी एंड इंडियन एयरफोर्स। फ्रेंड, बात आती है यहाँ पे DRDO की। DRDO की फुल फॉर्म क्या है? डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। 1958 में DRDO की स्थापना हुई। DRDO का हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। और DRDO के जो चेयरपर्सन या प्रेसिडेंट आप कह लीजिए, उनका नाम क्या है? G सतीश रेड्डी। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो कि बेसिक से हैं, जो कि हमें याद होनी चाहिए DRDO से। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ अनाउंस्ड अ 7-year पार्टनरशिप विद माइक्रोसॉफ्ट टू एक्सेलरेट इट्स डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन एंड एनहेंस कस्टमर एक्सपीरियंस। तो देखिए, किसने अपने डिजिटल परिवर्तन में तेजी लाने और ग्राहक अनुभव को बढ़ाने के लिए माइक्रोसॉफ्ट के साथ 7 साल की एक साझेदारी की है? तो यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड ने किसके साथ करी? ये भी पूछ सकते हैं इसे, माइक्रोसॉफ्ट के साथ करी है। तो देखिए, इसका उद्देश्य यही है कि जो डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है ना, उसमें तेजी लेके आना और अपने कस्टमर एक्सपीरियंसेस को और भी एनहेंस करना। अभी रिसेंट अगर MOU की बात ही हो रही है, तो देखिए, एरिशा एग्रीटेक प्राइवेट लिमिटेड ने एक एग्रीमेंट साइन किया ऑटोमोटिव रिसर्च एसोसिएशन ऑफ इंडिया के साथ। ICICI डायरेक्ट और कवर स्टेक, जो कि एक डिजिटल B2B प्लेटफॉर्म है, इन्होंने एक पार्टनरशिप करी है टू ऑफर इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स। नेक्स्ट है भारती एयरटेल एंड टेक महिंद्रा, इन्होंने भी एक स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप करी टू को डेवलप एंड मार्केट 5G यूज़ केसेस इन इंडिया। तो इसके लिए भारती एयरटेल और टेक महिंद्रा ने पार्टनरशिप करी। अगला क्वेश्चन है, हु हैज़ इनॉग्रेटेड द सीमा दर्शन प्रोजेक्ट एट नदाबेट ऑन द इंडो पाक बॉर्डर इन बनासकांठा डिस्ट्रिक्ट ऑफ गुजरात। तो देखिए, गुजरात में एक डिस्ट्रिक्ट है बनासकांठा, वहाँ पे इंडो पाकिस्तान का जो बॉर्डर है, वहाँ पे सीमा दर्शन प्रोजेक्ट को किसने इनॉग्रेट किया? सही आंसर हो जाएगा होम मिनिस्टर अमित शाह। अच्छा, अमित शाह के पास होम मिनिस्टर के साथ एक और मिनिस्ट्री है, मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेशन यानी सहकारिता मंत्रालय। तो ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा। ये जो प्रोजेक्ट है, इसको लॉन्च करने का उद्देश्य ये है कि नागरिक जो सिटीजन्स है ना, उनको हमारी सीमा पर जो BSF पर्सनल काम करते हैं, उनके जीवन, उनके वर्क को ऑब्जर्व करने का अवसर प्रदान करना, कि वो देख सकें कि वो किस तरीके से वहाँ पे काम करते हैं, किस कठिनाइयों के साथ में जुटे रहते हैं अपने वर्क पे। तो इसको एक तरीके से जितने भी सिटीजन्स हैं वो ये सारी चीज़ें ऑब्जर्व कर सकते हैं। तो टूरिस्ट को देखिए, यहाँ पे मिसाइल्स, टैंक, एयरक्राफ्ट, ये सब दिखाए जाएंगे जो कि इंडियन आर्मी और BSF के द्वारा यूज़ किए जाती है। तो इसके लिए इस प्रोजेक्ट को शुरू किया गया, मतलब इस कार्यक्रम को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली विच स्टेट गवर्नमेंट एंड मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स
और थाईलैंड, इन्होंने एक एमओयू यानी एक समझौता किया है। तो अगर हम स्टेट गवर्नमेंट की बात करते हैं तो वो स्टेट कौन सी हो जाएगी? तेलंगाना। तो तेलंगाना की गवर्नमेंट हो गई। सेकंड है मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स और तीसरा है थाईलैंड। इनके बीच में एक एमओयू साइन हुआ है। ये जो एमओयू देखिए साइन हुआ है ना, ये फोकस किस चीज़ पे करेगा? तो इसकी पॉसिबिलिटी ये है कि एक्सप्लोर करेंगे पोटेंशियल ट्रेड और इन्वेस्टमेंट इन सेवरल की फोकस सेक्टर्स। तो जितने फोकस क्षेत्र है ना, वहाँ पे पोटेंशियल ट्रेड और इन्वेस्टमेंट की क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है, इसको एक्सप्लोर करेंगे। अब बात आती है फ्रेंड तेलंगाना की, जहाँ पे नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट 33 है, लोकसभा सीट है 12 और 17 और राज्यसभा सीट है यहाँ पे 7। स्टेट एनिमल है तेलंगाना का चितल और स्टेट बर्ड है इंडियन रोलर। नेशनल पार्क में देखिए जो सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला है वो पूछा जाता है, एक तो मुरुगवनी नेशनल पार्क ध्यान रखेंगे, महावीर हरीना वनस्थली नेशनल पार्क, ये हमें ध्यान रखना है। अगर हम तेलंगाना की लोकेशन देखें, देखिए मैप में थोड़ा सा जूम करके, तो आप देख सकते हैं ये है तेलंगाना जिसकी कैपिटल है हैदराबाद। तो आंध्र प्रदेश से तेलंगाना अलग हुआ था 2014 में। ठीक है, आसपास देखिए तेलंगाना बिल्कुल चारों तरफ से घिरा हुआ है स्टेट से, इधर कर्नाटक, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ आप देख सकते हैं, और इसके अलावा देखिए यहाँ पे आंध्र प्रदेश। तो इन 4 स्टेट के साथ में जो है वो तेलंगाना राज्य घिरा हुआ है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं फ्रेंड्स। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, इन विच स्टेट JSW उत्कल स्टील लिमिटेड हैज़ रिसीव्ड एनवायरमेंटल क्लियरेंस फॉर सेटिंग अप अ ग्रीनफील्ड इंटीग्रेटेड स्टील प्लांट। तो देखिए किस राज्य में JSW उत्कल स्टील लिमिटेड को ग्रीनफील्ड इंटीग्रेटेड स्टील प्लांट स्थापित करने के लिए एक तरीके से एनवायरमेंटल क्लियरेंस मतलब हो गया मंजूरी इनको मिल गई है कि यहाँ पे प्लांट लगा सकते हैं। तो कौन से राज्य में? तो यही सही आंसर हो जाएगा यहाँ पे देखिए उड़ीसा इज़ द राइट आंसर। तो ये जो JSW उत्कल स्टील लिमिटेड है ना, ये JSW स्टील की ही एक सब्सिडरी, एक तरीके से आप कह लीजिए उसकी कंपनी ही है, और फाइनली इनको उड़ीसा में अपने प्लांट लगाने के लिए मंजूरी मिल गई है। उड़ीसा की कैपिटल है भुवनेश्वर। उड़ीसा में CM है नवीन पटनायक और गवर्नर है गणेशी लाल। उड़ीसा में की जो मेजर लेक है वो है चिल्का लेक, जो कि सबसे बड़ी ब्रैकिश वाटर लेक है भारत की, और इसको लेगून लेक के नाम से भी जानते हैं। जो हीराकुंड डैम है ना, ये सबसे इंडिया का लॉन्गेस्ट डैम है, जो कि महानदी रिवर के ऊपर बना हुआ है। उड़ीसा में टेम्पल है जिसे कहते हैं कुनांग सन टेम्पल, और इसका एक और नाम है ब्लैक पगोडा टेम्पल। तो ये भी एग्जाम में पूछा जाता है। कुछ और न्यूज़ के बारे में बात करते हैं। तो देखिए बैंक ऑफ महाराष्ट्र ने अभी टाई अप किया विद महाग्राम, एक फिनटेक कंपनी है, टू रोल आउट द बैंक सखी प्रोजेक्ट इन उड़ीसा। उड़ीसा में अभी हाल ही में पाखला दिवस सेलिब्रेट किया गया, और हरियाणा की गवर्नमेंट ने एक क्रॉप इंश्योरेंस पोर्टल लॉन्च किया है मुख्यमंत्री बागवानी बीमा योजना के लिए। अगला क्वेश्चन है, विच स्टेट और यूटी गवर्नर हैज़ लॉन्च्ड अ पोर्टल, जिसका नाम क्या रखा गया है? अवसर। ये जो पोर्टल है ना, जितने भी यूथ होंगे राज्य में उनको जॉब्स प्रोवाइड करेगा। तो उसी उद्देश्य के साथ इस अवसर पोर्टल को लॉन्च किया है जम्मू कश्मीर की सरकार ने। तो जम्मू कश्मीर की सरकार के द्वारा इसका मेन उद्देश्य यही है देखिए, कि अलग अलग कंपनियों में जम्मू कश्मीर के जो यूथ है उनको जोड़ना, जिनके पास स्किल्स भी है, जिनके पास एम्प्लॉयबिलिटी भी है, रोज़गार की क्षमता है, वो अलग अलग कंपनियों में जाके जॉब कर सके, इनकी अपॉर्चुनिटीज़ उनको प्रोवाइड करना। अगला क्वेश्चन देख लीजिए क्या है, हु विल बी ऑनर्ड विद द फर्स्ट एवर लता दीनानाथ मंगेशकर अवार्ड। तो पहली बार फ्रेंड्स लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार से किसे सम्मानित किया जाएगा? सही आंसर हो जाएगा प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी को इससे सम्मानित किया जाएगा। ये जो अवार्ड है देखिए, ये लता मंगेशकर जी की याद में इसको स्थापित किया गया, अनुभवी गायक की याद में इसको स्थापित किया गया है। लता जी का पूरा नाम लता दीनानाथ मंगेशकर था, और फरवरी में इनका निधन हुआ था। तो इन्हीं की याद में इस अवार्ड को शुरू किया गया है। ये अवार्ड सेरेमनी 24 अप्रैल को होगी मुंबई में, और तब इसमें नरेंद्र मोदी जी को सम्मानित किया जाएगा। अब से ये अवार्ड जो है देखिए एनुअली दिया जाएगा उन पर्सन्स को जिन्होंने एक पाथ ब्रेकिंग, एक तरीके से उन्होंने ऐसे काम किए हैं जो स्पेक्टिकुलर रहे, एग्जाम्पलरी रहे, दूसरों के लिए उदाहरण रहे हैं,
और नेशन के लिए और पीपल के लिए उन्होंने कंट्रीब्यूशन दिया है। तो ऐसे पर्सन्स जो होंगे उनको हर साल लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज़ कन्फर्ड द 56 ज्ञानपीठ अवार्ड इन अप्रैल 2022। तो 56 नंबर का जो ज्ञानपीठ पुरस्कार है किसे प्रदान किया गया है? सही आंसर हो जाएगा नीलमणि फूकन को ये जो अवार्ड है वो दिया गया है। ये सेरेमनी देखिए पहली बार जो है वो असम में हुई। बात करें नीलमणि फूकन की तो ये ऑल्सो देखो इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार और पद्मश्री से भी सम्मानित किया जा चुका है। ये तीसरे असमीज हैं जिनको ज्ञानपीठ अवार्ड रिसीव हुआ है आफ्टर वीरेंद्र कुमार भट्टाचार्य इन्हें 1979 में मिला और मामोनी रायसम गोस्वामी इन्हें 2000 में मिला। तो ये असम के निवासी हैं और ये तीसरे असमीज हैं जिनको ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है। अवार्ड एंड ऑनर्स की ही बात आती है तो फ्रेंड हम रिवाइज कर लेते हैं। कोई जैसे वेटरन बंगाली ऑथर अमर मित्र, इनको अभी हाल ही में प्रेस्टिजियस ओ हेनरी अवार्ड मिला। बांग्लादेशी रिजवाना हसन, इनको यूएस इंटरनेशनल वुमेन ऑफ करेज अवार्ड से सम्मानित किया गया। प्रोफेसर दीपक धार, ये पहले इंडियन बने जिनको बोल्ट्जमैन मेडल के लिए सिलेक्ट किया गया। फिलैंथ्रोपिस्ट बिल गेट्स, इनको हिलाल ए पाकिस्तान, जो कि पाकिस्तान का ऑनर है, एक सर्वोच्च ऑनर है और वहाँ पे पोलियो इरेडिकेशन के लिए इनको ये जो सम्मान है इससे सम्मानित किया गया। अगला क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग विल होस्ट द 2026 कॉमनवेल्थ गेम्स। देखिए 2026 में जो कॉमनवेल्थ गेम होंगे ना इसके मेजबानी कौन करेगा? तो ऑस्ट्रेलियन स्टेट ऑफ विक्टोरिया जो है इसकी मेजबानी करेगा। ध्यान रखिएगा 2026 के जो गेम्स होंगे वो कुछ टाउन्स हैं जैसे गिलोंग, बेलरेट, बेंडिगो, गिप्सलैंड, यहाँ पे खेले जाएंगे। टोटल इसमें 16 स्पोर्ट्स को कंफर्म किया गया है जिसमें एक्वेटिक्स है, साइकिलिंग है, 2020 क्रिकेट भी है। कॉमनवेल्थ गेम्स जो इस बार हुए मतलब इस बार जो होंगे 2022 के, ये बर्मिंघम इंग्लैंड में होंगे 28 जुलाई से शुरू होकर 8 अगस्त तक। और उसके बाद फिर 2026 में कहाँ पे होंगे? ऑस्ट्रेलिया स्टेट ऑफ विक्टोरिया में। अगला क्वेश्चन है, विच स्टेट इज होस्टिंग द फर्स्ट फेज ऑफ खेलो इंडिया नेशनल रैंकिंग वुमेन्स आर्चरी टूर्नामेंट 2022। इसकी मेजबानी कौन सा राज्य कर रहा है? तो सही आंसर हो जाएगा झारखंड। तो झारखंड जो है वो इसकी मेजबानी कर रहा है। और देख सकते हैं टाटा आर्चरी अकेडमी जमशेदपुर इज सेट टू होस्ट द फर्स्ट फेज, क्योंकि टोटल जो है इसको 6 फेजेस में कराया जाएगा। इसका पहला फेज 12 से 13 अप्रैल को हुआ। अगला क्वेश्चन है, इन विच ईयर इंडिया विल होस्ट द नेशनल डेल्फिक गेम्स। इस भारत किस वर्ष जो है वो राष्ट्रीय डेल्फिक खेलों की मेजबानी करेगा? तो सही आंसर हो जाएगा देखिए 2023 में भारत मेजबानी करेगा इसकी। द इंटरनेशनल डेल्फिक काउंसिल जो कि बेस्ड है बर्लिन जर्मनी की, इसने अनाउंस करी है कि नेशनल डेल्फिक गेम्स जो है इंडिया में 2023 में होंगे। 25 इंडियन स्टेट्स ऑलरेडी come together with state Delphic councils to represent their unique cultures and arts and eminent personalities। जो भी विनर्स मतलब इंडिया की तरफ से जो उसमें विनर्स रहेंगे तो इंटरनेशनल डेल्फिक गेम, अभी तो देखिए ये नेशनल डेल्फिक गेम्स है, जब इसमें विनर जो रहेंगे ना इसमें नेशनल वाले में, तो वो जब इंटरनेशनल डेल्फिक गेम्स होगा 2026 में उसमें इंडिया को रिप्रेजेंट करेंगे। अब देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट बात, आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ, ये हमें ध्यान रखना है। मार्च महीने के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ ये किस किस प्लेयर को गया है? तो मेंस की बात करते हैं तो बाबर आजम, और वुमेंस कैटेगरी में बात करते हैं तो रेचल हाइनेस, ये ऑस्ट्रेलिया से हैं और बाबर आजम जो हैं वो पाकिस्तान से है। तो दोनों के नाम आप लोगों से अलग अलग एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। आईसीसी की बात करते हैं तो आईसीसी की स्थापना 15 जून 1909 को हुई। आईसीसी का हेडक्वार्टर दुबई यूएई में है। सीईओ का नाम है जियोफ एलार्डिस और चेयरमैन है आईसीसी के ग्रेग बार्कले। अब देखिए मैं आपको ना पिछले जून से रिवाइज करवा देती हूँ, एक क्विक रिवीजन यहाँ पे हमें मिल जाएगा कि आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ हर महीने कौन कौन बने हैं। तो एक बार चलिए यहाँ पे रिवीजन कर लेते हैं। तो जून में देखिए मेंस में है, यहाँ आप देख सकते हैं टीम का नाम भी लिखा है कि कौन सी कंट्री से खेलते हैं, दोनों चीज़ आप देख सकते हैं। तो देखिए जून में न्यूजीलैंड के डेवोन कॉनवे मेंस की कैटेगरी में, और वहीं वुमेंस में सोफी इक्लेस्टन इंग्लैंड की प्लेयर है।
जुलाई 2021 मेंस में आप देखिए शाकिब अल हसन बांग्लादेश के प्लेयर हैं, और वुमेंस में किसे गए स्टेफनी टेलर। अगस्त 2021 मेंस जो रूट, एंड वुमेंस में एमर रिचर्डसन। नेक्स्ट है कि सितंबर में आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का टाइटल गया मेंस में संदीप लमिचने जो कि नेपाल के प्लेयर हैं, और वुमेंस में हैदर नाइट, ये इंग्लैंड की प्लेयर हैं। अक्टूबर में मेंस में देखिए पाकिस्तान के आसिफ अली, और वुमेन में आयरलैंड की लॉरा डेलनी। नवंबर में देखिए मेंस में है ऑस्ट्रेलिया के डेविड वार्नर, और वुमेंस में है वेस्ट इंडीज़ की हाइले मैथ्यूज़। दिसंबर में आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का टाइटल दिया गया न्यूजीलैंड के अजाज पटेल, ये मेंस कैटेगरी में, और वुमेंस कैटेगरी में है हाइली मैथ्यूज़, वेस्ट इंडीज़ की ही है ये। इसके बाद देखिए जनवरी 2022 मेंस में कीगन पीटरसन साउथ अफ्रीका के प्लेयर हैं, और वुमेन में हैदर नाइट इंग्लैंड की प्लेयर हैं। और फरवरी की बात करते हैं तो मेंस में श्रेयस अय्यर इंडिया के प्लेयर हैं, और वुमेन में अमीलिया केर न्यूजीलैंड की प्लेयर हैं। और अभी मार्च महीने की बात आती है तो आप देख सकते हैं यहाँ पे बाबर आजम पाकिस्तान से, और पाकिस्तान के प्लेयर हैं, और रेचल हाइनेस ये ऑस्ट्रेलिया की प्लेयर हैं। तो ये हमें फ्रेंड जून से हमें याद ज़रूर होने चाहिए, क्योंकि आप लोगों से कोई भी एग्ज़ाम में पूछ सकते हैं। चलिए अब रिवीजन का टाइम हमारा आ चुका है। पहला क्वेश्चन देखिए, विच कंट्री हैज़ कंडक्टेड अ सक्सेसफुली फ्लाइट टेस्ट शाहीन थर्ड। तो अभी हमने इसको रिवीजन में भी किया कि पाकिस्तान ने इसका परीक्षण किया। द फोर्थ इंडिया, एंड किस कंट्री के साथ में 2+2 डायलॉग हुआ है इंडिया का, तो आंसर हो जाएगा यूएसए। नेक्स्ट है हमारे पास द नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ राइट, इन्होंने ये कौन से पर्व को सेलिब्रेट कर रही हैं, आंसर इस परीक्षा पर्व 4.0। विच यूनियन मिनिस्टर जिन्होंने इनॉग्रेट किया इंडिया एलुमिनी पोर्टल टू फैसिलिटेट फॉरेन स्कॉलर्स, द आंसर इज मीनाक्षी लेखी। नेक्स्ट है वन स्टेशन वन प्रोडक्ट इनिशिएटिव को कौन से स्टेशन ने लॉन्च किया है, तो स्टेशन का नाम है साउथ सेंट्रल रेलवे। नेक्स्ट है विच स्टेट गवर्नमेंट जिन्होंने लॉन्च किया है एंटी करप्शन मोबाइल एप्लीकेशन, जिसका नाम रखा 1064 एंटी करप्शन मोबाइल एप्लीकेशन, तो सही आंसर हो जाएगा उत्तराखंड। इसके बाद देखिए विच स्टेट हैज़ टॉप द नीति आयोग स्टेट एनर्जी एंड क्लाइमेट इंडेक्स राउंड 1। तो लार्जेस्ट स्टेट की बात करें तो लार्जेस्ट स्टेट में गुजरात ने टॉप किया है। अगर हम स्मॉलर स्टेट में बात करते हैं तो गोवा जो है वो स्मॉलर स्टेट में नंबर 1 पे रहा। इन विच स्टेट प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद इनॉग्रेटेड अ 5-day माधवपुर घेर फेयर। तो इसका जो आपके लिए जो उद्घाटन है वो प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद जी ने गुजरात में किया। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है हुज बर्थ एनिवर्सरी इज ऑब्जर्व्ड ऑन 11 अप्रैल। तो सही आंसर हो जाएगा ज्योतिबा फूले। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अ चेयरपर्सन ऑफ यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। तो हाल ही में देखिए यूपीएससी के चेयरमैन अपॉइंट किए गए हैं डॉक्टर मनोज सोनी। तो ये थे फ्रेंड्स हमारे क्वेश्चंस। कल मैंने आप लोगों से पहला क्वेश्चन पूछा था कि फर्स्ट डायनेस्टी रूल ओवर मगध, तो इसका नाम है हरियंग डायनेस्टी। और सेकंड क्वेश्चन था सोवियत यूनियन की जो रेड आर्मी थी इसको एस्टेब्लिश किसने किया था, तो लियोन ट्रॉस्की ने इसको स्थापित किया था। तो आज के हमारे कमेंट थे प्रिया एंड बलराम कुमार का। तो वेरी गुड, आप ऐसे ही कंटिन्यू ज़रूर करें अपने क्वेश्चंस को। आज का क्वेश्चन देखिए हमारा पहला क्या है कि इनमें से कौन से इंडियन है जिन्होंने तीनों राउंड टेबल जो कॉन्फ्रेंस हुई उसमें पार्टिसिपेट किया। अच्छा, आपको तीनों राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस का अगर आपको ईयर भी पता है तो आप मेंशन ज़रूर करें कमेंट में। सेकंड क्वेश्चन है डॉक्टर अंबेडकर वॉज द चेयरमैन ऑफ विच कमेटी, जिसको इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा बनाया गया। तो इनमें से कौन सी वो कमेटी थी जिसके चेयरमैन अपॉइंट किए गए थे, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी। तो चलिए फिर आज की इस वीडियो को हम यहीं पे समाप्त करते हैं। मैं आशा करती हूँ कि जितने मैंने आपको क्वेश्चंस यहाँ कराए हैं, जो रिवीजन पार्ट भी हमने किया है, वो अच्छे से आपको फिट हो गया होगा, मतलब एकदम सेट हो गए होंगे, उससे आपको समझ आया होगा। तो चलिए मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।